हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था क्या, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग देखा था। अब जब अकाउंटिंग में हम लोग इंटर करेंगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। जब वो टर्म आपको मिलेंगे तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए हर जगह पे सबसे पहले उन टर्म्स को पढ़ा दिया जाता है कि भाई आप ये पढ़ लो, ताकि फ्यूचर में जब ये मिलेगा तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो कि अच्छा वो जो पढ़ा था वही है। तो चीजें आसानी से क्लियर होती रहेंगी। तो जितना भी कोशिश यही होगा कि जितना भी पॉसिबल हो अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करने का वो हम कवर करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, थ्योरेटिकल वे में नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग चीजों को कवर करेंगे। देखिए जरा सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि एक है मिस्टर ए। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था मेसर्स ए जनरल स्टोर। इन्होंने जिस बिजनेस को शुरू किया उसका नाम था मेसर्स ए जनरल स्टोर। जनरल स्टोर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चीजें क्या मिलती होंगी, क्या बिकती होंगी, जनरल आइटम। जैसे कि किराना स्टोर होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि किराना के अलावा भी और आइटम्स यहाँ पे मिलते होंगे। इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जब बंदा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई फॉर्म्स ऑफ या टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसे मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप एक होता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है और सारा खर्चा उसी का होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसी का होगा, नुकसान होगा तो उसी का होगा। तो इन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस में। तो लेट्स से कि इन्होंने पैसा, इनके पास जो पर्सनल अपना सेविंग था, सेविंग्स में से इन्होंने इन्वेस्ट किया इधर 5 लाख रुपए। इन्होंने अपने फ्रेंड से लोन लिया है। किससे? फ्रेंड से लोन 2 लाख रुपए का। और बैंक से भी लोन लिया है, बैंक लोन। बैंक से बहुत कम लोन लिया है, सिर्फ 1 लाख रुपए का। और 8 लाख रुपए लगाकर इन्होंने बिजनेस शुरू किया। जब बिजनेस शुरू किया तो ये पैसे लगाने का मतलब क्या कि पैसा लेकर आए और रख दिया, ऐसा तो होगा नहीं। इन्होंने इस पैसे को खर्च किया होगा। और खर्च कहाँ पे करना होगा? खर्च किया इसको सामान खरीदने में। जिस सामान में ये डील करेंगे, भाई सामान खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, यानी कि सामान खरीदेंगे, गुड्स जिसको हम बोलते हैं। क्या क्या? लेट्स से कि जो आइटम ये खरीदने वाले थे, सपोज दैट कि एक एवरेज हम लोग सीधा बोल रहे हैं गुड्स, कि इन्होंने गुड्स खरीदा 4 लाख रुपए का, 4 नहीं 6 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। और ये कैसे था वो भी मैं बताऊंगा आपको। 6 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, उसके बाद कुछ एसेट भी परचेज किया इन्होंने बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे एक लैपटॉप परचेज किया। क्या? एक लैपटॉप परचेज किया 35,000 रुपीज का, ताकि बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। इन्होंने कुछ फर्नीचर भी परचेज किए। फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपए का। उसके बाद एडवांस रेंट जो होता है, आप कहीं भी शॉप अगर रेंट पे लेते हो तो पहले आपको एडवांस में देना होता है। तो इन्होंने रेंट दिया, सिंपली मैं रेंट लिखता हूं। इन्होंने रेंट दिया सपोज दैट 10,000 रुपए का, ये खर्च किया इन्होंने। और जो सामान खरीदा था, अब इसको बाइफरगेट करें जरा, तो इन्होंने जो सामान खरीदा ये 2 टुकड़ों में था, यानी कि कुछ नगद में था, नकद जिसको बोलते हैं, और कुछ उधार में था। नगद को कैश बोलेंगे हम लोग, कि कैश में परचेज किया था, और उधार को क्रेडिट में परचेज किया था। पक्की बात है। जिससे इन्होंने परचेज किया, अब उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने सामान को यानी कि गुड्स को परचेज किया था। किससे परचेज किया था? मिस्टर जेड से। मिस्टर जेड से इन्होंने सामान परचेज किया, क्या? गुड्स को परचेज किया था। और मैंने जैसा कि बताया आपको कितने का, 6 लाख रुपए का परचेज किया था, जिसमें 2 पार्ट में था। यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं। कितना था भाई? 2 लाख रुपए कैश में, और 4 लाख रुपए अपोजिट कर दो आप। यहां पे 2 लाख रुपए क्रेडिट पे और 4 लाख रुपए कैश में।
पक्की बात है। अब ये सामान खरीदने के बाद में ये अपने दुकान में, अपने शॉप में सजा कर तो रखेंगे नहीं, इसको बेचेंगे। बेचेंगे किससे? कस्टमर से। इन्होंने बेचना शुरू किया, बिजनेस शुरू हो गया भाई, तो बिकेगा भी। डेली का ट्रांजैक्शन होने लगा, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे थे कि इन्होंने सेल किया कुछ इस तरीके से। सेल किया इन्होंने राम को, जो कि इनके यहाँ का रेगुलर कस्टमर था, महीने में एक बार हिसाब करता था। 1 लाख रुपए का अप्रोक्स इन्होंने उसको सेल किया था। उसके बाद शाम को सेल किया इन्होंने लगभग 20,000 रुपए का। कैश में सेल किया, और भी कई लोगों को सेल किया, जिसमें कैश में सेल किया 4 लाख रुपए का। और इनके पास सब बेचने के बाद में भी अभी स्टॉक जो इनके पास पड़ा हुआ है, जब मंथ एंड हुआ, मंथ नहीं, जब ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर जब इनका समाप्त हुआ, तो इनके पास जो स्टॉक था वो था तकरीबन 2 लाख रुपए का। पक्की बात है। ये हमने कुछ एक ब्यौरा रखा। अब हुआ क्या आगे? श्याम, जिसको इन्होंने श्याम नहीं, राम को, जिसे इन्होंने क्रेडिट पे बेचा था, उधार में बेचा था, क्या? क्रेडिट सेल किया था। ये क्रेडिट सेल था, ये भी क्रेडिट सेल था, लेकिन जो राम को इन्होंने 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया था, ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया और इनसे मिला सिर्फ 50% और 50% डूब गया। मिला कितना इनको कैश में भाई? 1 लाख रुपए का 50% कितना? 50,000 रुपए। और डूब गया कितना? 50,000 रुपए। क्लियर है क्या बात? अब जो सामान इन्होंने बेचा था कैश में या शाम को 20,000 रुपए का, तो जो बेचेंगे, हो सकता है भाई बिजनेस हो रहा है तो साल भर में ऐसा हो जरूर सकता है कि कुछ सामान आपने जो बेचा वो वापस भी आए। तो इन्होंने श्याम को जो सामान बेचा था, इसमें से अप्रोक्स 1,000 रुपए का सामान श्याम ने रिटर्न कर दिया। डिफेक्टिव था, बोला कि भैया आपने जो सामान मेरे को दिया ना, उसमें कुछ कमियां हैं, ये एक्सपायर्ड हो चुका है। और उस समय तो मैंने देखा नहीं था, अभी मैंने देखा तो ये एक्सपायर्ड था, तो इसलिए मैं इसको लेकर, आप वापस ले लो। इसको लेना पड़ेगा वापस। जब इन्होंने सामान खरीदा है तो ये भी कुछ वापस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वापस करना है, मे भी हो सकता है। तो इन्होंने जो सामान जेड से खरीदा था, इसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया था भाई। ट्रांसपोर्ट में ही मिस्टर जेड के जो ट्रांसपोर्ट वाले थे, उन्होंने कुछ सामान को डैमेज कर दिया रास्ते में ही। उस सामान को इन्होंने वापस किया, वो कितने का था भाई? 10,000 रुपए का वो था, रिटर्न कर दिया इन्होंने। क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब जब ये एक तो इनका बंदा लेकर भाग गया, कौन? राम। अब बचा था श्याम के पास 20,000, जिसमें से 1,000 को वापस कर दिया। अब बचा उसके पास कितना? 19,000 रुपीज। इसको मैं थोड़ा सा अलग लेकर चलता हूं, वी नीड स्पेस। इसके पास अब कितना पेंडिंग था भाई? श्याम के पास पेंडिंग था 19,000 रुपीज। अब डर हो गया किसको? मिस्टर ए को, कि भाई ये भी कहीं लेकर ना भाग जाए, या फिर ये भी कहीं दिवालिया ना हो जाए, ये भी कहीं इंसॉल्वेंट ना हो जाए। तो इससे प्रोटेक्शन लेने के लिए, यानी कि जो सामान था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने श्याम से कहा कि भाई श्याम, ऐसा है कि तुम ना पैसा मेरा जल्दी से दे दो। अगर तुम तुरंत देते हो ना, तो मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। पक्की बात है। इसने कहा कि भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी मैं आपको 9,000 रुपए पेमेंट कर दूंगा, क्या मेरे को डिस्काउंट मिलेगा? इन्होंने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ला तो सही। ये 9,000 रुपए लेकर आया और इसको डिस्काउंट दे दिया। किसने? किसने भाई? मिस्टर ए ने 5% का, यानी कि 9,000 का 5% कितना आ जाएगा? 450 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया गया, जिसकी वजह से अब 9,000 लौटाने की वजह अब ये कितना वापस करेगा? 8,550 रुपीज। क्लियर बात? बाकी ये क्या हो गया? ये इसको छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, जो कि मिस्टर ए के लिए क्या है? नुकसान है, लॉस है। लेकिन बचा जो 10,000 रुपए, उसका क्या? तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई देखो 10,000 रुपए और रह रहा है, कब दोगे ये बताओ। तो श्याम ने कहा कि भाई आप मेरे से आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आप मेरे से ले लो। ए ने कहा कि भाई भरोसा नहीं है, अगर तुम लेकर भाग गए तो मैं क्या करूंगा? तो श्याम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भागूंगा नहीं। फिर ए ने कहा कि भाई भागोगे नहीं, लेकिन दोगे कहां से, ये तो बता दो।
इसने कहा कि भाई मैंने एक लोगों को सामान बेचा हुआ है, वो जब मेरे को पैसा वापस करेगा ना तो मैं उसी समय आपको दे दूंगा। ये पढ़ा लिखा था थोड़ा। इसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें एक पेपर ड्राफ्ट करके दे रहा हूं, पेपर तैयार करके दे रहा हूं, तुम उस पर अपना साइन कर दो और मेरे को दे दो। भाई श्याम डर गया, कहीं जमीन का पेपर तो नहीं मांग रहा ना, पेपर पे साइन तो नहीं करवा लेगा ना। इसने कहा कि भाई पेपर है क्या, आप एक बार मेरे को बताओ तो सही। इसने कहा कि ऐसा है कि इस पेपर में लिखा है कि तुम मेरे को 2 महीने के बाद 10,000 रुपए वापस करोगे, अगर नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें लिखा है। तो इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसने उस पर साइन किया और इसको दिया, ये पेपर बन गया क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसको दोनों के टर्म में अलग अलग सेंस में लिया जाएगा, यानी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। वो बिल जिस पे पैसा रिसीव होना है, मतलब वो बिल जिस पे पैसा रिसीव होना, उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और यही बिल शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नजरिए से क्या हो जाएगा, उसके नजरिए से हो जाएगा बिल्स पेबल, वो बिल्स जिसके ऊपर उसको पेमेंट करना है। अब इस बिल्स को लेकर एक क्या सिक्योर कर लिया भाई, तो ये बिल जो होता है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो एक पूरा चैप्टर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मैं समझा दूं आपको थोड़ा सा कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि चेक होता है आपका, कि आपने किसी को अगर चेक दिया है और आपने कहा कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, और उसने कहा कि जिसको आपने पैसे वापस करना, तो उसने कहा कि भाई भरोसा कैसे करूं, तुम एक मेरे को चेक दे दो, मैं जब तक तुम बोलोगे मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा। लेकिन जिस टाइम तुम्हारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, जितने दिन के लिए तुम बोल रहे हो, अगर वो टाइम खत्म हो गया और पेमेंट मेरे को नहीं मिला, तो मैं ये चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। समझ रहे हो बात। उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आपको अगर किसी ने चेक दिया तो आप उस चेक को किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हो, उसी तरीके से ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को हैंड ओवर किया जा सकता है। इससे सारे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे इसके पर्टिकुलर चैप्टर में, बिल ऑफ एक्सचेंज में। फिलहाल आप इतना समझे कि जिस बिल को एक्सेप्ट किया किसने, श्याम ने, वो बन गया ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए, श्याम के लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। पक्की बात है। अब एक एक चीजों को मैं धीरे धीरे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉइंट के तौर पे। अब देखो यहां पे जो पैसा लगाया था मिस्टर ए ने, अब भाई इसका अपना जनरल स्टोर है, तो क्या अपने घर के सामान खरीदने के लिए क्या बाहर से सामान खरीदेगा, नहीं, दुकान से ही लेकर जाएगा। इसने क्या किया, अपने दुकान से कुछ सामान घर के लिए ले गया। कौन, मिस्टर ए अपने घर के लिए कुछ सामान ले गया। जैसे इसने कुछ गुड्स अप्रोक्स 10,000 रुपए का पूरे साल में अपने घर के लिए ले गया। कुछ कैश भी ले गया था, दुकान से जरूरत पड़ गया अचानक से, तो लगभग 1,00,000 रुपए। तो ये जो दोनों निकला है, विड्रॉ हुआ है, इस विड्रॉ को हम क्या बोलेंगे, इस विड्रॉ को हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। ये विड्रॉ क्या कहलाएगा, अकाउंट्स में अगर आप, यानी कि जो प्रोप्राइटर है वो अगर पर्सनल यूज के लिए सामान या कैश, सामान या पैसा दोनों चीजें हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दोनों चीजें दे रखा है कि सामान या फिर पैसा विड्रॉ करता है तो वो कहलाएगा ड्रॉइंग्स, जो कि उसके कैपिटल को कम करेगा। अब कैपिटल क्या होता है, अब शुरू से एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे मिस्टर ए ने जो बिजनेस शुरू किया, तो इसने क्या करा भाई, पैसा लगाया। ये जो पैसा लगाया 5,00,000 अपना, 2,00,000 फ्रेंड का, और बैंक लोन 1,00,000 रुपए का, तो ये जो पैसा ये क्या कहलाएगा, इसका कैपिटल कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल। और ये जो दो पैसा किसी और से लिया, ये कहलाएगा क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कि आपको पे ऑफ करना है। ये कैपिटल जो है ये भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जनरली दो तरीके का होता है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, पहली बात। उसके बाद फिर नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटी, समझेंगे अभी हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो कैपिटल है ये भी आपका एक लायबिलिटी है। रीजन कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, उस पैसे को अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो उससे मेरे को कुछ तो रिटर्न मिलता ना, तो जो रिटर्न मेरे को मिलता उसको हम बोलते हैं क्या,
उसको हम अपने लिए कहीं ना कहीं उसको मैंने फॉरगो कर दिया, यानी कि छोड़ दिया और उसको लगाया हमने अपने बिजनेस में, तो मेरे को एटलीस्ट उतना तो रिटर्न चाहिए ना। तो बिजनेस का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोप्राइटर को उतना रिटर्न मिले। तो इस पे जो रिटर्न मिलता है, यानी कि कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, और इसके बदले में बिजनेस क्या देता है प्रोप्राइटर को, प्रॉफिट। प्रॉफिट के तौर पे ये मिलता है, पक्की बात है। और ये जो दो लायबिलिटी है, ये कैसा, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी लायबिलिटी, वो भी कौन सा, एक फ्रेंड से लिया है लायबिलिटी और एक बैंक से लिया हुआ पैसा है, पक्की बात है। दूसरी बात, अब देखिए इन्होंने जो सामान परचेज किया है, जब सामान हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज, और जब रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, परचेज किया हुआ सामान को जब हम रिटर्न करेंगे तो वो कहलाएगा आपका परचेज रिटर्न। और जिस व्यक्ति से सामान हमने खरीदा है उसको हम बोलते हैं सप्लायर। जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा है उसको हम बोलते हैं सप्लायर। एक एक पॉइंट को यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे, मैं इसी से पूरा का पूरा लगभग कोशिश रहेगा मेरा कि कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारी छोटे छोटे चीजों को यहीं से मैं आपका क्लियर करा दूं। सारे बेसिक टर्म्स ऑलमोस्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जिस व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं सप्लायर, और वो जो सप्लायर अगर हमारे को कैश में देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश परचेज हो गया मेरे लिए। लेकिन अगर मैंने उससे उधार सामान खरीदा, क्रेडिट में परचेज किया है, तो वो सप्लायर अब मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ये भी एक हमारे ऊपर लायबिलिटी है जिसका पैसा हमें पेमेंट करना है। क्रेडिटर मतलब कौन, वो व्यक्ति जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है। सिंपल क्या कह सकते हैं, वो व्यक्ति जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है उससे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चे 90% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आने वाला है, देखिए जरा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी सीए वाले बच्चे से भी पूछ लेना, अगर गलती ना कर देना तो फिर जो कहो सो, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। देखिए जरा क्या है वो गलती जो बच्चे करते हैं या क्या हो सकता है। देखिए जरा, सामान खरीदा, बेचा, किसको बेचा भाई, राम को बेचा था उधार, दिख रहा आपको, क्रेडिट सेल किया था। श्याम को भी बेचा था उधार में, क्रेडिट सेल किया था। अब जो क्रेडिट सेल हुआ, ये दोनों किसको दिया हमने, जिसको हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। यानी कि जिस व्यक्ति को हमने उधार में सामान बेचा उसे बोलते हैं डेटर, और जिस व्यक्ति से हमने उधार में सामान खरीदा है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। पक्की बात है। अब इसमें जब पैसा ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर उस व्यक्ति का जो टोटल एसेट की वैल्यू है, यानी कि उसकी जो पूरी संपत्ति है उसकी उसकी वैल्यू जो है उसके लायबिलिटी से ज्यादा हो जाती है, सॉरी उसकी लायबिलिटी की वैल्यू उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है। यानी कि अगर इसके पास एसेट है 10 लाख रुपए का तो इसकी लायबिलिटी है अप्रोक्स 50 लाख रुपए का, समझ रहे बात। तो ये जो सिचुएशन होता है तो ये इंसॉल्वेंसी कहलाता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी इतना आसान नहीं है कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज हो गया और मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता हूँ। इंसॉल्वेंसी का जो टर्म है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करता है, तो कोर्ट करता है। कंपिटेंट कोर्ट जो होता है, जिसकी पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, वही आपको या किसी भी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। कोई खुद से इंसॉल्वेंट नहीं कह सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, फिर तो कोई भी पैसा लेगा और कह देगा कि इंसॉल्वेंट हो गया मैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इंसॉल्वेंसी के लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना होता है। कोर्ट अपना एक ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल असाइन करता है पर्सन, जो आपके सारे चीजों को देखता है, समझता है, उसको लगता है कि हाँ सेटिस्फाई होता है कि एक्चुअल में ये उस लायक हो चुका है कि आने वाले कुछ सालों में भी ये उबर नहीं पाएगा, तो फिर कोर्ट इंसॉल्वेंट इसको डिक्लेयर करता है। उसके भी कई सारे कंडीशंस है उसके बेसिस पे, और यहाँ पे जो पेमेंट इसके सारे एसेट्स को बेचकर रियलाइज होता है, तो जो लायबिलिटी उसको पे ऑफ करने के लिए जिस रेशियो में, उस रेशियो में उसको पे ऑफ किया जाता है। तो जिसमें जैसे मैंने कहा कि भाई 50% पे ऑफ हुआ, यानी कि कैश में मिला 50,000 और 50,000 जो डूब गया वो क्या कहलाएगा, जो पैसा डूब गया उसे हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, ध्यान देंगे क्या, बैड डेट्स, यानी कि वो डेटर जो बैड हो गया, खराब हो गया, बैड डेट्स। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सपोज दैट कि ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था और बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या अब 1 रुपए भी नहीं मिला, इसके बदले 1 रुपए भी नहीं मिला, इसका सिचुएशन ऐसा था किसी को 1 रुपए नहीं मिला। तो अब क्या बी से जो मिलने वाला था 1 लाख रुपए ए को, ये ए के बुक में बैड डेट्स के नाम से रिकॉर्ड होगा या नहीं रिकॉर्ड होगा, पहले आप खुद से आंसर दे, देन मैं बताऊंगा आपको।
क्या ये बैड डेट्स के नाम से रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? ये बैड डेट्स के नाम से बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रीजन कि बी को हमने लोन दिया था, बी हमारा कोई डेटर नहीं था, और जब डेटर बैड होता है तब बैड डेट्स कहलाता है, नॉर्मल सिचुएशन में बैड डेट्स नहीं कहलाता। सिंपल है बात। हम जनरली लोग टर्म यूज करते हैं बैड डेट्स, लेकिन वो बैड डेट्स एक्चुअल में नहीं होता है, वो लॉस होता है। पक्की बात है। तो यहां पे जो अभी हमने क्लियर करा क्या भाई, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। उसके बाद रिटर्न जब होगा सेल रिटर्न तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा, परचेज किया हुआ सामान जब वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। इंसॉल्वेंसी क्या होता है वो देखा हमने, बैड डेट्स क्या होता है वो देखा हमने, पूरा सामान खरीदा बेचा, लास्ट में जो स्टॉक बचा, यानी कि लास्ट में जो सामान हमारे पास बचा हुआ था कि भाई 6 लाख का हमने सामान खरीदा था, उसमें हमने इसको बेच दिया कितने का भाई, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख 20 हजार, यानी कि 5 लाख 20 हजार का हमने सेल कर दिया, और अभी भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, यानी कि 7 लाख 20 हजार, और खरीदा कितने में था, 6 लाख में, यानी कि 1 लाख 20 हजार का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हुआ है। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, स्टॉक प्लस सेल्स, मतलब जो जितने का मैंने सेल किया उसमें ऐड कर दो स्टॉक की, अभी भी मेरे पास इतना है, और जितने का आपने खरीदा था उसको लेस कर दो तो आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। पक्की बात है। चले, और यहां पे क्या रह रहा है आपका, ड्राइंग मैंने बताया कि यहां पे जब ये कैपिटल होगा और यहां से पैसा जब निकाला जाएगा किसके द्वारा भाई, प्रोप्राइटर के द्वारा, तो वो कहलाता है ड्राइंग, और इससे इसका कैपिटल पे फर्क पड़ता है, कैपिटल इसका कम होता है। अब यहां जो ये सामान खरीदा गुड्स, यहां जो ये सामान खरीदा लैपटॉप, फर्नीचर, रेंट, ये सब क्या है, ये लैपटॉप और फर्नीचर की अगर बात करें तो ये दोनों कहलाएगा एसेट्स, और रेंट जो है ये कहलाएगा आपका क्या, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। क्लियर बात। अब एसेट और लायबिलिटी की बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे लायबिलिटी भी देखा और यहाँ पे एसेट भी है, दो टर्म और हम लोग कवर कर लेते हैं कि एसेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी सबसे पहले जनरली दो कैटेगरी का होता है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जो किसको देना है भाई, इंटरनली देना है, यानी कि बिजनेस में ही वापस करना है, बिजनेस की जिम्मेवारी है, यानी कि वो कौन सा लायबिलिटी होता है, कैपिटल। कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के पास। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि बाहरी को देना, और ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होता है आपका करेंट लायबिलिटी। चलो सिर्फ करंट लिख रहा हूं मैं। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट का मतलब है कि वो लायबिलिटी जिसका हमें पेमेंट करना है, कब भाई, जिसका पेमेंट हमने करना है पेबल आफ्टर, या फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कि वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम करेंगे साल भर के बाद में, 12 महीने के बाद में, तो वो लायबिलिटी हमारा क्या कहलाएगा, करंट। करंट का मतलब होता है तुरंत, मतलब कि जो कि विद इन ईयर कंप्लीट होने वाला कोई भी चीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं करंट। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। या नॉन करंट का मतलब क्या है, वो लायबिलिटी जिसको हमने देना है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन। हमने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो ये हमें वापस करना है आफ्टर 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के बाद में, तो ये क्या कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा, ये क्या कहलाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। उसी तरीके से करेंट लायबिलिटी जो होता है वो आप अपने आप समझ गए कि ये कैसे होगा, पेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर इसका पेमेंट करना होता है। जैसे कि अगर मैंने किसी को सामान खरीदा है, परचेज किया मैंने किसी से, वो भी कैसे, क्रेडिट पे, उधार में, तो इसका भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, ये भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी जो इसका पेमेंट हमें कब करना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर, जनरली 21 दिन का, 20 दिन का, सवा महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, कितने दिन में आपको देना है। तो ये जो लायबिलिटी होगा ये कैसा कहलाएगा, करंट लायबिलिटी, मतलब कि विद इन 12 मंथ्स इसको पे ऑफ करना है। क्लियर बात।
दूसरी बात अब करते हैं हम एसेट्स से रिगार्डिंग। एसेट्स होता क्या है, मतलब बिजनेस का वो संपत्ति, बिजनेस का वो एक्सपेंसेस या ये वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया है। मतलब वो आइटम जिसको हमने परचेज किया रीसेल करने के लिए नहीं, मतलब दोबारा से बेचने के लिए नहीं, उसको अपने पास रखने के लिए, जो कि हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में मदद करेगा, जैसे हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। सपोज दैट कि हमारे पास पैकिंग करने के लिए सामान को पैकेजिंग के लिए मैनुअली होता था, यानी कि लेबर हुआ करते थे 10 लेबर, और ये पूरे दिन में 1000 पैकेट मान लेते, एक लेबर 100 पैकेट पैक करता है, 1000 पैक करते थे क्या, पैकेट। अब मैंने क्या करा, इसके जगह पे एक मशीन ले लिया, ऑटोमेटिक मशीन, बस उसमें एक साइड से रॉ मटेरियल डालो, दूसरे साइड से उसका पेपर डालो, वो अपने आप पैक करके काट काट के नीचे गिराता जाएगा। तो अब ये जो मशीन है, इस पे जो मैंने खर्च करा, ये क्या कहलाएगा, ये मशीन मैं बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा हूं ना, ये अपने यूज के लिए मैं खरीद रहा हूं। पहले एक दिन में 10 लेबर मिलके 1000 करते थे, अब ये एक दिन में अकेले 10,000 कर रहा है पैक। दोनों में फर्क दिख रहा है ना। इससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया हमारा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि ये क्या करता है, हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या फर्म का प्रॉफिट बढ़ाने में, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट कहते हैं। ये एसेट्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा होता है आपका करेंट एसेट्स, और तीसरा होता है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करेंट, करेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, 3 टाइप के एसेट्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा लायबिलिटी पढ़ने के बाद भी कि यहाँ पर नॉन करेंट का मतलब क्या है। मतलब वो एसेट्स जिसको हमने परचेज किया है, किसके लिए भाई, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, सो दैट हमारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके, रीसेल पर्पज के लिए नहीं किया है। ये हमारे लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है हमारा। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या है आपका नॉन करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स क्या होता है, विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब कि ये तुरंत कैश में कन्वर्टेबल होता है, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इजिली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, करेंट एसेट्स। जैसे कि मेरे पास साल एंड हुआ, यानी कि मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया और ये चला 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक, और यहाँ पे मैंने बुक क्लोज किया। जब क्लोज किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टॉक पड़े हुए थे पहले से, जिसकी वैल्यू थी सपोज दैट 1 लाख रुपए। अब फिर से जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1/4/22, 21 से लेकर 31/3/22 का, तो इसमें ये स्टॉक दोबारा से मैं यहाँ लेकर आया। अब क्या ये साल भर के अंदर में मेरे को बेचकर पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टॉक आपका एग्जांपल हो सकता है किसका, करंट एसेट्स का। आपका एग्जांपल हो सकता है बिल्स रिसीवेबल। अभी याद आ रहा है आपको कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, 1-2 महीने 3 महीने का हमने टाइम ड्यूरेशन लिया है। डेटर्स, हमने जिसको उधार में सामान बेचा है वो भी तो पैसे लौट आएगा तुरंत, साल 2 साल के बाद तो लौट आएगा नहीं। तो ये क्या होता है, करेंट एसेट्स, यानी कि विच आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और इजिली कन्वर्टेबल का मतलब क्या, विद इन 12 मंथ्स। क्लियर बात। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब है कि विच इज नॉट इन रियल, एक्चुअली इट इज अ फेक एसेट, नॉट एग्जिस्ट ओरिजिनली। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ एक नाम का एसेट होता है, फेक होता है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं। ये जो खर्चे होते हैं ना हमारे, एक्सपेंसेस जो कि हो चुके हैं और इनको राइट ऑफ करना बाकी होता है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे कि मैंने बिजनेस शुरू करते समय स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाया था,
अब उस 10 लाख को मैं किसी पार्टिकुलर हेड में नहीं दिखा सकता एक्सपेंसेस के तौर पे, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, फिक्टिशियस एसेट के नाम से। और जितने साल के लिए हमने एज्यूम किया कि बिजनेस चलेगा, उतने साल हर साल बराबर अमाउंट क्या करेंगे, चार्ज करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये क्या कहलाता हमारा एसेट। तो आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। अब वन बाय वन करके मैं जरा आपको बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने सीखा। देखिए जरा, एक और चीज छूट रहा था, उसको मैं आपको यहाँ करा दूं। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ, जैसे कि परचेज से लेकर सेल तक का, या फिर लैपटॉप परचेज, फर्नीचर या रेंट, ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, बिजनेस में हो रहा है ना। तो इसीलिए ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये कैसा होना चाहिए, ये जो ट्रांजेक्शन है वो आपका इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी होगा तभी तो उसकी वैल्यू मेजर कर पाएंगे हम लोग, और तभी उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। पक्की बात है। तो हमने क्या क्या देखा भाई, स्टार्टिंग से हमने देखा कैपिटल। जो व्यक्ति पैसा लगाता है मिस्टर ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। कैपिटल जो पैसा लगाया जाता है, प्रोप्राइटर जिसके द्वारा लगाया जाता है। हमने देखा एसेट्स, हमने देखा लायबिलिटी, डेटर्स हमने देखा, क्रेडिटर्स हमने देख लिया, हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इंसॉल्वेंट, बैड डेट्स, उसके बाद हमने देखा और क्या देखा भाई हमने, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और क्या था, लायबिलिटी भी देखा हमने। हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया यहाँ पे। आने वाले क्लास में हम लोग बचे हुए पॉइंट्स को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।